बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ शाहिद और आज एंटी टेस्ट की डिस्कशन में हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक के जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, फंक्शन और फंक्शन की टाइप्स, वो बिलोंग करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को। तो हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, आप अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ दो सेट्स दिखाए गए हैं, एक सेट x और एक सेट y। यहाँ एक रूल f को डिफाइन किया गया है कि x की अगर एक वैल्यू के लिए y का एक आंसर आए तो हम कहते हैं कि ये रूल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जिन दो सेट्स को हमने इस्तेमाल किया है, उन दोनों पर कंडीशन ये है कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। फर्दर, फर्स्ट सेट x जो है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड सेट y है ये को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, अगर इसकी डोमेन में फंक्शन को अप्लाई किया जाए तो हमारे पास रेंज का आंसर आता है। इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए। इस कंडीशन में हम ये चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन है या नहीं। हमें देखना ये है कि दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए अगर फंक्शन की वैल्यूज भी डिफरेंट आती हैं तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। आगे जाके भी कुछ प्रॉपर्टीज में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम डील करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन के साथ हमारे कैलकुलस में और कंपटीशन के तमाम एग्जाम्स में। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके इनपुट और आउटपुट दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करती हैं। जैसे ही हमने ये रियल नंबर्स की कंडीशन लगाई तो उसके बाद हमें कोई भी फंक्शन गिवन हो तो हम बाउंड हैं कि उसमें हम रियल नंबर्स पुट करें। फर्दर हम इस चीज़ पे भी बाउंड हैं कि जो हमारे आंसर होने चाहिए वो भी रियल नंबर्स होने चाहिए। मतलब ये कि किसी भी फंक्शन में हम ऐसा रियल नंबर पुट नहीं करेंगे जो उसको अनडिफाइन कर दे। इसकी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे जब हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम फंक्शन की टाइप्स पे बात करने लगे हैं। मसलन किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उसका इनटू, उसका ऑन टू होना किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये 1-1 इनटू और 1-1 ऑन टू हो जाए तो फिर फर्दर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो कंडीशन आप अपने सामने देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डिफाइन करता है रेंज को। आपने जब फंक्शन को डिफाइन किया था तो एक्स डोमेन थे और वाई जो है इसकी को डोमेन थी। आपने डोमेन को फंक्शन में पुट कर दिया तो आपके पास रेंज आ गई। अगर रेंज कंटेन्ड हो आपकी को डोमेन में तो उस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, याद रखिए कि अगर जो रेंज है वो को डोमेन के बराबर आ जाए तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जब हम डिफाइन कर चुके हैं कि इनटू और ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं तो फर्दर हम कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर कोई फंक्शन इनटू होने के साथ साथ 1-1 भी हो तो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिस कंडीशन को हम ऑन टू फंक्शन की कंडीशन कहते हैं, और साथ साथ वो 1-1 भी हो तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इन डिफरेंट टाइप्स को हम आगे जाके एग्जांपल्स की मदद से भी एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें ऑर्डर पेयर्स गिवन हो जो फंक्शन को बिलोंग कर रहे हो, दीज ऑर्डर पेयर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इस इक्वेशन में अगर x की सिंगल इनपुट के लिए y का सिंगल आंसर आता है तो हम कहते हैं y x का फंक्शन है और x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं और कुछ एग्जांपल्स वहां पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फंक्शन की फर्दर टाइप पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन की गई हैं, जिनमें कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन पे बात की गई है। उसके बाद रैशनल फंक्शन भी डिस्कस किए गए हैं। तो चलें आए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन होते हैं और इन पे क्या कंडीशंस होती हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें एक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई। इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाएगा अगर वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी चारों ऑप्शन पे गौर करते हैं। इसकी पहली ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि x की जो इनपुट होगी वही इसकी आउटपुट होगी। बी ऑप्शन में जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 2+3, ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ x की जगह 2 पुट करता हूँ तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 नहीं आती, विच इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है
क्योंकि लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए और जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। तो बी ऑप्शन में जो फंक्शन लिखा हुआ है ये लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से सी ऑप्शन देखिए, इसमें जो फंक्शन डिफाइंड है इसके न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, इसके डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है। ये तीनों कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पर हम इस फंक्शन को रैशनल फंक्शन कह देंगे। और इसकी सी ऑप्शन में जो फंक्शन गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो पावर में अपीयर हो रहा है, इसलिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देख रहे हैं जिसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन को नोटेशन में लिखने का एक और तरीका भी है, इसको हम पीसवाइज फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफाइंड बाय द फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम प्लस एक्स लेते हैं व्हेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स लेते हैं व्हेन एवर एक्स इज लेस देन 0। क्योंकि यह फंक्शन डिफरेंट फॉर्मूला से डिफाइंड होता है फॉर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ एक्स, इसलिए हम इस फंक्शन को पीसवाइज फंक्शन भी कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन में जब आपको कोई फंक्शन गिवन होता है तो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट होता है और x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लेस देन 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है जो ऑब्वियसली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसकी थर्ड टाइप में लॉगरिथमिक फंक्शन पे बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप जानते हैं कि अगर y x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो x y का लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, उसमें लॉग अपीयर होगा, क्योंकि इसमें लॉग अपीयर नहीं हो रहा तो ये भी इसकी इनकरेक्ट ऑप्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और फाइनली ब्रैकेट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ब्रैकेट फंक्शन में हम कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन द गिवन नंबर। मिसाल के तौर पर हम ब्रैकेट फंक्शन में एक नंबर कंसीडर करते हैं 2.39, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है और हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे नॉट ग्रेटर देन दिस नंबर। तरीका क्या होगा, हम इस नंबर से छोटे सारे इंटीजर्स यहां पे मेंशन करते हैं, मसलन 2 एक इंटीजर है और 2.39 से छोटा है। और छोटा इंटीजर देखते हैं 1, फिर उसके बाद 0, फिर -1, ये सारे इंटीजर्स हैं जो इससे स्मॉलर हैं। इन तमाम इंटीजर्स में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इसका आंसर आएगा, जो कि किसके बराबर है, 2 के इक्वल हो, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन द गिवन पर्टिकुलर नंबर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन कंसीडर करते हैं, यानी कि ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन और उनकी को डोमेन रियल नंबर्स है, और देखते हैं कि ये फंक्शंस इनटू हैं, ऑनटू हैं, बाइजेक्टिव हैं या इंजेक्टिव हैं। पहला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, डिफाइंड बाय इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स। दूसरा फंक्शन रैशनल फंक्शन है, इसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है। और तीसरा फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो सबसे पहले इनकी कोडोमेन की बात करते हैं, क्योंकि ये तीनों रियल वैल्यूड फंक्शन हैं तो इनकी जो कोडोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहले हम ये ब्लैंक फिल करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे डोमेन पे। डोमेन की कंडीशन क्या होती है कि हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें ऐसे सारे रियल नंबर्स पुट करने हैं जिन पे फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब है कि इसके आंसर में इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इसके आंसर में आयोटा नहीं आना चाहिए, और अगर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो नेगेटिव या जीरो नहीं होना चाहिए। इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम इनकी डोमेन को देखते हैं। सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग के इनर में अगर नेगेटिव या जीरो आए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब है कि कंडीशन ये लगी कि हमें ऐसे रियल नंबर चूज करने हैं जो ग्रेटर देन 0 होंगे। अगले फंक्शन की बात करते हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस रैशनल फंक्शन में अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो फिर कंडीशन क्या लगी कि हम सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, तो इसकी जो डोमेन होगी वो हो जाएगी रियल नंबर्स -0। तीसरा फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन में फंक्शन अनडिफाइंड होगा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आए तो उसका मेथड ये होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस एक्सप्रेशन को, यानी कि यहाँ सिंपल x है, जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी तक ये हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल में आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। अब हम रेंज की बात करते हैं। सपोज वी आर गिवन अ फंक्शन और हमें रेंज फाइंड करनी है, तो मेथड ये है कि तमाम रियल नंबर्स को जिन पे वो फंक्शन डिफाइंड है आप उसमें पुट कर दें, तो जो उसकी आउटपुट्स का सेट बनेगा
वैल्यूड ऑफ फंक्शंस का सेट बनेगा उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज ऑफ द फंक्शन फाइंड करने के लिए इन तीनों टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए हम क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि पहला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग की वैल्यूज नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी आती हैं और जीरो भी आती हैं। इसका मतलब है ये तमाम रियल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, तमाम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। हम थोड़ी टेक्निक को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे रैशनल फंक्शन जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लीनियर होते हैं उसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम ऊपर और नीचे डेरिवेटिव लेते हैं और जो कांस्टेंट बचता है उसको रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं। यही केस अप्लाई करते हैं अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट भी हो। तो जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा, नीचे डेरिवेटिव 1 है, 0 और 1 0 बनता है। मतलब ये कि इसकी रेंज के लिए रियल नंबर में से हम 0 को माइनस करेंगे तो इसकी रेंज बनेगी सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 0। अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव नहीं आ सकती, या तो 0 हो सकती है या ग्रेटर देन 0 हो सकती है। तो इसकी जो रेंज होगी यानी कि एफ ऑफ एक्स दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से जब हमने डोमेन में इसको डिस्कशन की थी तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसकी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा था। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमने जब ये सारी चीजें डिस्कस कर ली तो हम दोबारा डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इनटू और ऑनटू की। देखिए पहले फंक्शन में जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है आप देख सकते हैं कि कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है और जब हमने इसकी रेंज फाइंड की वो भी ऑल रियल नंबर है। तो क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर है यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, इसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड फंक्शन की तरफ जाते हैं। हमने जब कोडोमेन फाइंड की वो ऑल रियल नंबर आई और जब रेंज फाइंड की वो ऑल रियल नंबर नहीं आई बिकॉज ऑफ 0। क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए ये फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। थर्ड फंक्शन देखिए, इसकी कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है और जब हमने इसकी रेंज फाइंड की उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है। मतलब ये कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है इसलिए ये फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन 1 भी है कि नहीं। ये चेक करने के लिए हमने फर्स्ट स्लाइड में जो चीज डिस्कस की थी वो ये थी कि दो इंडिपेंडेंट वैल्यूज के लिए जो इक्वल नहीं है, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस भी अगर बराबर ना हो तो वो फंक्शन 1 फंक्शन होता है। मसलन आप इजीली देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में अगर log a x1 बराबर नहीं है log a x2, this will double implies that x1 is not equal to x2। इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यू कैन सी दैट इफ वी हैव, मैं यहां इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1/x1 not equal to 1/x2, this will double implies that x1 is not equal to x2। दो इंडिपेंडेंट x की वैल्यूज के लिए क्योंकि फंक्शन की वैल्यूज बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली द थर्ड केस आल्सो रिप्रेजेंट्स 1 फंक्शन। तो जब हमने ये देखा कि तीनों फंक्शन 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर हम फाइनल डिसीजन यहाँ पे देते हैं। क्योंकि ये ऑन टू है और साथ साथ 1 भी है तो 1 ऑन टू होने की वजह से इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं यानी कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन इनटू है और साथ साथ 1 भी है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी इनटू और 1 होने की वजह से इंजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस गिवन है। पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो पैराबोला गिवन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है सो इट विल बी अ पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड। ऐसा ग्राफ जो कि पैराबोला है और ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, इसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम इसके डेरिवेटिव को एज अ ट्रिक यूज करेंगे। आप इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 2x, फिर आप इसके डेरिवेटिव को 0 पुट करें। जब डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं तो 2x की वैल्यू 0 आएगी जिस पे x की वैल्यू आती है 0। यहां से हम वो पॉइंट फाइंड करने लगे हैं जो उसका मिनिमम पॉइंट है। वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें y चाहिए। x की वैल्यू 0 को जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब है कि y इक्वल टू 1 इज मिनिमम हाइट।
अगर y इक्वल टू 1 मिनिमम है तो इसका मतलब है कि जो उसकी रेंज आएगी वो 1 से ऑनवर्ड होगी, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ हमने सीखा कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो, स्पेसिफिकली अ पैराबोलिक फंक्शन, तो हम डेरिवेटिव को अप्लाई करते हुए उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखें, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसकी कोड मीन ऑल रियल नंबर्स है और इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब है ये फंक्शन इनटू फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हेन वी आर गिवन अ फंक्शन, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम x और -x दो नंबर्स जो इसकी डोमेन को बिलोंग करते हैं वो लेते हैं, गिवन फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, और अगर माइनस कॉमन निकाल के ये बराबर आ जाए तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, जो कि इसकी सेकंड इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर ये दोनों ही ना हो, मतलब ये कि आपने x को -x से रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, ना ओरिजिनल फंक्शन बना, ना नेगेटिव के साथ वो फंक्शन बना, तो तब आप कहेंगे कि ये फंक्शन ना इवन है और ना ही ऑड है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन सिमेट्रीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इट इज अ पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसमें y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, यानी इसके ग्राफ को अगर y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया जाए तो इसकी शेप सेम रहेगी। एक और चीज देखिए कि अगर 2 के डिस्टेंस पे जाकर ये 4 की हाइट कवर कर रहा है तो -2 के डिस्टेंस पे जाके भी इस डायरेक्टेड डिस्टेंस पे भी ये 4 की हाइट कवर करेगा। यानी कि जब हमने x को -x से रिप्लेस किया तो y की वैल्यू सेम आ रही है, तभी हम कहते हैं कि इसमें सिमेट्री अबाउट y एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से ऑड फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब, वी आर कंसिडरिंग अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है कि इसमें आप चेक करें कि अगर x की वैल्यू 2 लें तो 2 के डिस्टेंस पर इसकी हाइट 8 यूनिट्स कवर होती है, और -2 के डिस्टेंस पर इसकी जो हाइट है वो -8 कवर होती है। जब हमने x को -x से रिप्लेस किया तो y भी -y से रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन ये जो ग्राफ है ये ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें सिमेट्री अबाउट ओरिजिन एग्जिस्ट कर रही है। जिस कर्व में सिमेट्री अबाउट ओरिजिन एग्जिस्ट करती है उसको 180 पे रोटेट कर दें तो उसकी शेप सेम रहेगी। स्टूडेंट्स, जब हमें कोई फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमने देखा कि उसके इवन या ऑड होने को हम कैसे चेक कर सकते हैं। फिर हमने इस चीज़ को कनेक्ट किया इसकी सिमेट्रीज के साथ कि इसमें सिमेट्री अबाउट y एक्सिस और सिमेट्री अबाउट ओरिजिन भी एग्जिस्ट करती है। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। सपोज करें वी आर गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स y इक्वल टू 0। If we can transform this function in this form y equal to f of x, then this function is called explicit function। और अगर इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना कर पाएं तो फिर हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हम ये देखने लगे हैं कि अगर हमें कोई एक्सप्लिसिट फंक्शन गिवन हो इस टाइप का, तो क्या इसमें भी सिमेट्री चेक की जा सकती है? यस, वी कैन चेक द सिमेट्री बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। करना क्या होगा, अगर आप x को -x से रिप्लेस करें, y में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप सारे फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करें और वही फंक्शन दोबारा वापस आ जाए जो ओरिजिनल फंक्शन है, तो हम कहते हैं इसमें सिमेट्री अबाउट y एक्सिस एग्जिस्ट करती है। याद रखिए, अगर आप x को रिप्लेस करते हैं तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। सेकंड केस पे देखें, अगर आप y को -y से रिप्लेस करें और फंक्शन सेम बन जाए तो फिर हम कहते हैं सिमेट्री अबाउट x एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है। और अगर आप ये दोनों चेंजेस करते हैं, मतलब x को -x से रिप्लेस करें और y को -y से, और सिंप्लीफाई करें और वही फंक्शन दोबारा बन जाए, तो हम कहते हैं कि इसमें सिमेट्री अबाउट ओरिजिन एग्जिस्ट कर रही है। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। अगर उसमें आप y और x को रिप्लेस कर दें तो वहां सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। कंसीडर करें x y इक्वल टू 1। आप जानते होंगे कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर इस 1 को लेफ्ट साइड पर ले आएं तो ये बनेगा एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये कि इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, अगर y को -y से रिप्लेस करें इक्वेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर x और y की रिप्लेसमेंट हम इकट्ठी करेंगे, यानी x की जगह -x
और y की जगह -y लिखेंगे तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है इसमें सिमेट्री अबाउट ओरिजिन एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शंस को डिफाइन करने के बाद हम ये देखते हैं कि फंक्शन पे क्या ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं। हम फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं और ये डिवाइड भी होते हैं इस कंडीशन पर कि इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। इसके अलावा हम एक और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसकी कंडीशन ये है कि इफ़ वी हैव फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम x टू y, अनदर फंक्शन g डिफाइंड फ्रॉम सेट y टू z, तो इन दोनों फंक्शंस की जो कंपोजिशन होगी उसको लिखा जाता है f ऑफ g ऑफ x एंड दिस इज डिफाइंड बाय इक्वेशन f ऑफ g ऑफ x। जहां ब्रैकेट ओपन हो रही है इसको ऑफ पढ़ते हैं, यानी कि f ऑफ g ऑफ x। हमें जब दो फंक्शंस गिवन होंगे और कंपोजिशन फाइंड करनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। करना सिंपली इतना होगा कि g की वैल्यू को फंक्शन f में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का आंसर आ जाएगा। यहाँ नोट की शक्ल में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम जहन में रखेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब हम दो फंक्शन पे कंपोजिशन अप्लाई करते हैं और दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर इक्वल नहीं आएगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन फंक्शंस। इसी तरह से स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कम्यूट नहीं करते इन जनरल। कुछ स्पेशल केसेस में इनका आंसर बराबर आ सकता है, लेकिन इन जनरल f और g और g ऑफ f का आंसर इक्वल नहीं होता। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हमें तीन फंक्शंस गिवन हो f, g और h, तो इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगली प्रॉपर्टी, इनफैक्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर दो सिमिलर फंक्शन पर हम कंपोजिशन फाइंड करते हैं तो इसको लिखने की जो नोटेशन है वो f स्क्वायर x है। दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x होल स्क्वायर। यानी कि अगर एंटी टेस्ट में किसी क्वेश्चन में ये नोटेशन लिखी जाती है तो जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है आप उस पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, और अगर ये नोटेशन लिखी हुई आती है तो उस फंक्शन की उसी फंक्शन के साथ आप कंपोजिशन फाइंड करेंगे। इस डिस्कशन के बाद हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहां पे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इनवर्स फंक्शन। इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो तो उसका इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए एंटी टेस्ट में बहुत से सवालों को अपने लिए आसान बना सकते हैं। इनवर्स फंक्शंस कंडीशनल होते हैं। क्या कंडीशन होती है कि जो फंक्शन गिवन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, मतलब कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अगर गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो फिर हम उसका इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मसलन यहां पर आप देखिए कि सपोज करें जिस फंक्शन f की बात हो रही है फ्रॉम x टू y वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ऐसा है तो इसका इनवर्स फ्रॉम y टू x एग्जिस्ट करेगा और ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक फंक्शन की जो डोमेन होती है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है, और एक फंक्शन की जो रेंज होती है वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है। इस प्रॉपर्टी को एज अ ट्रिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन सवालों में जिसमें गिवन फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। मसलन अगर एक फंक्शन में 0 पुट करके आंसर 7 आता है तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके इनवर्स में 7 पुट करके आंसर 0 आएगा। अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? हम एक फंक्शन गिवन होगा और 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, हम उस फंक्शन में कोई नंबर पुट करेंगे जैसे 0, आंसर अगर 3 आया है तो चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में 3 पुट करके आंसर 0 आ रहा है तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वो इसका इनवर्स है और हमें इनवर्स फाइंड नहीं करना पड़ेगा। आगे जाके जहां हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वहां मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन भी करता हूं। हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। एफ इनवर्स यानी गिवन फंक्शन का जो इनवर्स है उसको 1/f की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसा हम रियल नंबर्स में करते हैं। 4 इनवर्स का मतलब 1/4 तो होता है, लेकिन जब हम फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि f इनवर्स इज इक्वल टू 1/f। 1/f कैन बी रिटन एज f होल इनवर्स। यहाँ एक कंपैरिजन भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि लेफ्ट साइड पर जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा हुआ है ये इस फंक्शन का इनवर्स है और इस फंक्शन का होल इनवर्स है, इसका मतलब 1/f होगा। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x होल इनवर्स, क्योंकि साइन x होल इनवर्स 1/sin यानी कि कोसेकेंट के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज देखते हैं। किसी फंक्शन को उसके इनवर्स पर अप्लाई करें बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शन
तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। इस प्रॉपर्टी को हम एज अ ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन हो और उसका इन्वर्स फाइंड करके उसकी कंपोजिशन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसका आंसर आइडेंटिटी फंक्शन लिखेंगे। बस ये चेक करना जरूरी है कि क्या वो फंक्शन इन्वर्टिबल भी है कि नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है कि अगर आपने एक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किया और फिर दोबारा इन्वर्स फाइंड किया तो आंसर एक्चुअल फंक्शन के बराबर आता है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है और अगर सवाल में कोई फंक्शन गिवन है, बजाय ये करने के आप उसका इन्वर्स फाइंड करें फिर दोबारा इन्वर्स फाइंड करें, इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हुए आप उसको एक्चुअल फंक्शन के इक्वल लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने एफ और जी की कॉम्पोजिशन फाइंड की है और उसका इन्वर्स लेंगे, एफ और जी की कॉम्पोजिशन का जो आंसर होगा वो भी फंक्शन होगा। मतलब यहां आप इस फंक्शन का इन्वर्स ले रहे हैं तो रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग यहां इन्वर्स पहले जी पे अप्लाई होगा और फिर ये एफ पे अप्लाई होगा। यहां क्योंकि हमने एक और फंक्शन जी इस्तेमाल किया है तो जी पे भी कंडीशन होगी कि इट शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के इन्वर्स फाइंड करने की प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लीनियर फंक्शन को हम किस तरह से इन्वर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो असाइनमेंट आएगी उसमें रैशनल और डिफरेंट फंक्शंस को भी कंसीडर करेंगे। लीनियर फंक्शन में अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलने, वी आर कंसर्न विद आवर आंसर, तो हम ये करेंगे कि जिस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है उसको हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। जब आप इसको y के इक्वल सपोज करते हैं तो वेरी नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आपने वेरिएबल्स इंटरचेंज कर देने हैं। y को आप x से रिप्लेस करेंगे, x को आप y से रिप्लेस करेंगे। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ y और y की वैल्यू आती है x प्लस 1/2। तो स्टूडेंट्स ये इस फंक्शन के इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो बराबर होगा x प्लस 1/2 के। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक दफा फिर हम वेरीफाई करते हैं इसकी इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को जिसको हमने पहले जिक्र किया था। देखिए ये फंक्शन है, इसमें मैं अगर x की जगह 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू -1 आती है। तो इसके इन्वर्स में -1 पुट करके आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम ऐसे सवाल जिनमें वो हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहता है, हम उनको इन्वर्स फाइंड किए बगैर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहां पर हम एक और टाइप डिस्कस करेंगे फंक्शंस की, जिनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं उनको लिखने का। यहां पर हम पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि जो वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं x और y, उनको हम इन टर्म ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन की मदद से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपसे पूछी जा रही है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है। आपको जो चारों कॉनिक कर्व्स हैं इनकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में लिखी भी हुई है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें आप ये देखें कि जो पहली इक्वेशन है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये रिप्रेजेंट करती है सर्कल को, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। बी ऑप्शन में x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। और याद रखिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशन अपने कर्व को सेटिस्फाई करती हैं, मतलब कि x और y की वैल्यूज इसके कर्व में आप पुट करेंगे तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। क्या आपको याद है कि एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में कर्व क्या होता है? x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1। इसी तरह से इस क्वेश्चन के इंडेक्स में जहां पर हम पैराबोला को सर्च कर रहे हैं, इसकी डी ऑप्शन देखें, इसके बाद मैं सी को एक्सप्लेन करता हूं कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। x इक्वल टू at² और y इक्वल टू 2at, और इसमें जो पैरामीटर यूज हो रहा है वो पैरामीटर t है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई करेंगी पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म को, यानी कि y² इक्वल टू 4ax में जब आप इसको पुट करेंगे तो इसकी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। और सी ऑप्शन में जो इक्वेशन लिखी हुई है ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल टू a secant थीटा, y इक्वल टू b tangent थीटा। Therefore, the correct option for this question is D option, that is, these parametric equations are representing the parabola in standard form, which is y² इक्वल टू 4ax। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस पर। आप जानते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यही वजह है कि इसके हाइपरबोलिक के जो फॉर्मूलाज हैं उनमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आते हैं।
ये फॉर्मूलाज आपको याद होने जरूरी हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम इन फॉर्मूलाज को भी रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है e raised to power x माइनस e raised to power माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और हमें यह बताना है कि इनमें से किसके फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी सिंपल, आपको याद होगा कि साइन हाइपरबोलिक में यहाँ दरमियान में इनके माइनस आता है और कॉस हाइपरबोलिक में यही फॉर्मूला प्लस के साथ होता है। टेन हाइपरबोलिक में इसको हम डिवाइड कर देते हैं और कॉट में इसका रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से हम सीकेंट और कॉसिकेंट को जनरेट करते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन के लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। आई रिपीट, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के लिए जो फॉर्मूला है वो प्लस के साथ होगा, टेन हाइपरबोलिक के लिए जो फॉर्मूला है वो साइन और कॉस को डिवाइड करके आएगा, और इसी तरह से सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला है वो कॉस के रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहां हम डिस्कस करेंगे कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इनवर्सेस लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, इसी तरह से जब हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हाइपरबोलिक फंक्शन के इनवर्सेस जो हैं वो इन टर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होते हैं। यही वजह है कि इनके फॉर्मूलाज में आपको लॉग नजर आएंगे, और ये फॉर्मूलाज का याद करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हम प्रूफ नहीं कर सकते। अगर पेपर में सवाल आएगा तो हम इसको तभी अटेम्प्ट कर सकेंगे जब हमें फॉर्मूलाज याद हो, और इनके आगे जो कंडीशन लिखी हुई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी साथ याद करनी जरूरी है। यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछा है, अगर आपको याद है तो फिर आप जज कर सकते हैं कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। बहरहाल कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है 1/2 ln of x plus 1 over x minus 1, और इस पे जो x पे कंडीशन होती है वो होती है कि x mod must be greater than 1। इसी तरह से बी ऑप्शन में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का है, और सी ऑप्शन में जो फॉर्मूला है ये कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स का है, और डी ऑप्शन में जो फॉर्मूला है ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का है। फर्दर फर्ज करें फॉर्मूला आपको याद है, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसका डिफिकल्टी लेवल इससे ज्यादा है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फर्ज करें आपसे पूछा जाता है कि कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स की वैल्यू आपने बतानी है 2 पर। तो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स की 2 पर वैल्यू बताने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस फॉर्मूले में जहां जहां x आ रहा है वहां 2 पुट कर देते हैं। यहां 2 पुट करें तो यहां 2 आ जाएगा, इधर और इधर जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनता है 1/2 ln of 2 plus 1 will 3 and 2 minus 1 will be 1। राइट साइड को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ln of 3, और क्योंकि बाहर लिखा हुआ नंबर लॉग के इनर में पावर पे चला जाता है तो पावर 1/2 होने का मतलब है स्क्वायर रूट 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 की वैल्यू ln of स्क्वायर रूट 3 आती है। स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें पेपर में आपसे ये सवाल पूछा जाए तो ये आंसर फाइंड करने का तरीका क्या होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने इसका फॉर्मूला याद किया हुआ है तो उसको देखते ही वो जज करेगा यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। फर्दर वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो वो x को 2 से रिप्लेस करेगा और वो अप्रोच करेगा टूवर्ड करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि जितने फॉर्मूलाज आज हमने पढ़े, चाहे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, इनकी डोमेन्स पढ़ी, हमने आइडेंटिटी फंक्शंस को डिफाइन किया, उस पर कंडीशंस लगाई, लीनियर फंक्शंस पढ़े, पॉलिनोमियल फंक्शंस की फर्दर टाइप्स भी पढ़ी, उसके बाद इवन और ऑड, इन सब पे कंडीशंस लगती हैं। इन तमाम कंडीशंस पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी फिर ही हम प्रॉपर्ली इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकेंगे। और जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। और इस डिस्कशन के साथ ही अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो मैं ये स्लाइड रिमूव करता हुआ अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट्स, फंक्शन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब हम इसकी ग्राफिकल अप्रोच और उसके बिहेवियर पे गौर करते हैं। आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ डिफाइंड बाय इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम सबसे पहले इसके वर्टिकल शिफ्ट पे बात करते हैं और इसकी जनरलाइज फॉर्म देखते हैं। देखिए, एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन है और उसमें हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस ग्राफ के बिहेवियर में क्या चेंज आएगी। तो एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप सब जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ऐसा पैराबोला है जो ओरिजिन से पास करता है और ऊपर की तरफ ओपन होता है। ब्लू लाइन से ये पैराबोला रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इसमें हम 2 यूनिट्स ऐड करते हैं तो 2 यूनिट्स ऐड करने की वजह से ये पूरा ग्राफ वर्टिकली ऊपर 2 यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा
और अगर आप 2 माइनस करते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि आपको जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की वैल्यू पे आप के प्लस या माइनस करेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी किसी गिवन फंक्शन पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जो आपको फंक्शन गिवन है उसके वेरिएबल में आप प्लस या माइनस करेंगे कोई पॉजिटिव नंबर। अगर आप फर्ज करें कि x में 2 प्लस करते हैं तो याद रखिए कि लेफ्ट साइड पर ये शिफ्ट होगा। मसलन एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्लू कर्व में आपको नजर आ रहा है। इसके बाद जब हम इसमें x माइनस 2 करेंगे तो x माइनस 2 करने की वजह से ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए ये पैराबोला बन रहा है जिसका वर्टेक्स 2,0 है, तो 0,0 के राइट साइड पर ये पॉइंट +2 बन रहा है। ये चीज इसको वेरीफाई कर रही है कि जब -2 होगा तो शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट होगी। इसी तरह से ये रेड कर्व जो आपको दिखाया जा रहा है -2 में जब आप x+2 करेंगे तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा। और ये जो पॉइंट वर्टेक्स बनता है -2,0, यू कैन वेरीफाई, ये इसको चेक करें। तो स्टूडेंट्स अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे इफ वी आर गिवन अ फंक्शन तो उस फंक्शन में क्या चेंजेस हम अप्लाई करते हैं कि स्ट्रेच होता है या कंप्रेस होता है उसका गिवन फंक्शन। इसका तरीका ये होगा कि आपको जो फंक्शन गिवन है अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली बाय फैक्टर 2। अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये कंप्रेस होगा वर्टिकली बाय फैक्टर 2। इसी तरह से अगर इस फंक्शन के इनर वेरिएबल को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाएगा। और अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे कि ब्लू कर्व यहां पर दिखाया गया है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने से हर y की वैल्यू डबल हो जाएगी। y की वैल्यू डबल होने की वजह से ये स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली, जैसे कि ये रेड कर्व से आपको दिखाया गया। इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूं, जैसे कि यहां बताया गया कि 2 पे डिवाइड करने से इसको कंप्रेस होना चाहिए वर्टिकली, तो हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं और ये जज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कंप्रेस हो रहा है। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो y की हर वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी कि y का ये जो पॉइंट आया था अब ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये कंप्रेस हो जाएगा वर्टिकली और इसकी शेप डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसी तरह से कुछ इजी एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको इसके हॉरिजॉन्टल कंप्रेस और स्ट्रेच के बारे में समझाता हूं। सपोज करें कि हमारे पास एक स्क्वायर है। अगर इस पर हम हॉरिजॉन्टल कंप्रेस परफॉर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेस हो जाएगा और ये इस शेप को ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेंगे तो इसकी शेप एक्सपेंड हो जाएगी और ये इस फॉर्म में आपको नजर आएगा। बहरहाल हमें जब फंक्शन गिवन है हमें उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करना, हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करके चेक करना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर वो कहता है कि उसने फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये होगा उसमें वर्टिकल स्ट्रेच अपीयर हो जाएगा। अगर वो कहता है कि उसने फंक्शन के इनर को हाफ कर दिया तो आपने याद रखना है कि ऐसा करने से वो स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और यहां पर हम लॉग के डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। हमारे डिफरेंट टॉपिक्स में इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, मैट्रिसेस में, किसी भी टॉपिक में लॉग के फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह याद होंगी तो आप बहुत बेहतर तरीके से इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं और अपना आंसर वैल्यूएट कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को हम पढ़ते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे आने वाले टेस्टों में कोई भी टॉपिक हम कंसीडर कर रहे हो उसमें लॉग के क्वेश्चन होंगे और डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी लॉग के काफ़ी सवाल जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर y x का लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो x y का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। मतलब ये कि अगर आपके क्वेश्चन में लॉग है, आप लॉग रिमूव करेंगे तो x y का एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, लॉग a b को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग b ओवर लॉग a। इसी से हम फर्दर प्रॉपर्टी डिड्यूस करेंगे। आप नोट कीजिए, अगर यहाँ b को a से रिप्लेस कर दें तो b की जगह a लिखने से दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि लॉग के क्वेश्चन में बेस और ये नंबर अगर सेम होगा तो हम आंसर 1 लिख दिया करेंगे। इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर ये नंबर 1 हो तो लॉग की वैल्यू 1 पे 0 होती है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। लॉग ए बी, हम a और b
बेस और ऊपर लिखे हुए नंबर दोनों पर सेम पावर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पावर n अप्लाई करेंगे, यहां पावर n अप्लाई हो जाएगी, यहां स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां भी स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी अगर हमारे पास दो लॉग विद सेम बेस प्लस हो रहे हो तो एक लॉग लिखकर उन दोनों के इनर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह से अगर माइनस हो रहे हो तो उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये एक्सप्रेशन आपके सामने आए कि a उसकी पावर में लॉग है, उसकी बेस भी a है, तो ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी और आपका आंसर सिर्फ x के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, log a b, अगर आप इसको रेसिप्रोकल में ले जाते हैं तो ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, a b और b a से रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log a b को आप log b c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा इस तरह से कर रहे हैं कि इसका जो एक्सप्रेशन जिस पे log अप्लाई हो रहा है और इसकी बेस सेम है, ये सेम हो तो इसका मतलब है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा log a और c। नोट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट, log की बेस में अगर e आ जाए तो ये नेचुरल log बन जाता है, और अगर log की बेस में 10 हो तो ये कॉमन log बनता है और इसको हम लिखते हैं log ऑफ a। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।